कमला देवी हर सुबह सूरज के पहले ही जाग जातीं। उनके छोटे से ठेले पर लाइन लगाते हुए आमों की खुशबू और रंग बिरंगे अखबारों में बदहवास करने वाले चाय वालों की आवाज़ें उनके लिए दुनिया की सबसे प्यारी धुन थी। जीवन साधारण था, पर सरलता में एक गरिमा थी, जो कमला के कदमों में, उनकी बातों में और उनके हाथों की सिलवटों में झलकती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुश्किलों में अपने बच्चों को पाला था। 2 बेटियां थीं, बड़ी काव्या और छोटी ईशा। काव्या देश की सीमा पर तैनात एक तेज तर्रार अधिकारी थी और ईशा शहर में पुलिस सेवा में थी। दोनों अपने अपने तरीके से परिवार का नाम रोशन करती। लोग अक्सर पूछते, आपकी बेटियां क्या करती हैं? और कमला गर्व से हंसकर कहती, एक देश की रक्षा करती है और दूसरी जिले की। ये जवाब सुनकर उनके सीने में मीठा सा संतोष भर जाता। पर कमला फिर भी कभी कभी अपने ठेले पर बैठकर ग्राहकों से बातें करती, पुराने रिश्तों को निहाल करती और अपनी छोटी छोटी खुशियों को संभाल कर रखती। एक दोपहर जब बाजार सामान्य हलचल में था, एक नई वर्दी में इंस्पेक्टर आया। उसका नाम राजीव कपूर था। चेहरा साफ, लेकिन निगाहों में वो तिरछापन और उठे हुए कंधे थे जो वर्दी की ताकत से प्रभावित थे। उसने कमला के ठेले की तरफ देखा, एक आम उठाकर उसे चखते हुए बिना पैसे दिए मुंह में डाल लिया। कमला ने शरीफ लहजे में कहा, साहब, ये आम मीठे हैं, आप चाहें तो तौल लें। राजीव ने मजाक में कहा, मीठे? देखो, बस रगड़ कर दिखा दिया, पैसे नहीं दूंगा। फिर उसने अचानक ठेले को जोर से धक्का दिया। टोकरी उलट गई, आम सड़क पर बिखर गए, कुछ गाड़ियों के पहियों के नीचे से गुजरकर कचरे में घुस गए। कमला की आंखों में आंसू आ गए। वे बस खड़ी रह गईं, जैसे उनकी जिंदगी का कोई हिस्सा छीन लिया गया हो। भीड़ की सन्नाटा सी आ गई। लोग देखते रहे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। पास के एक युवक अयान, जो बचपन से कमला को जानता था, उसने ये दृश्य अपने फोन में कैद कर लिया। उसका चेहरा लाल हुआ आया था, गुस्सा, शर्म और एक तरह की आग जिसके सामने कुछ भी बेजान था। उसने तुरंत वो वीडियो अपने पास रख लिया और सोचने लगा कि इसे क्या किया जाए। उसे पता था कि काव्या और ईशा दोनों ही न्याय की आग से प्रेरित होंगी। उसने बिना देर किए वो वीडियो काव्या और ईशा को भेज दिया। नीचे 2 शब्द लिखे, देखो मां के साथ क्या हुआ। काव्या ऊंचे पहाड़ों की उस चौकी पर थी जहां सर्द हवाएं अक्सर आसमान की धाराओं से बातें करती थीं। उसने फोन पर आई हुई छोटी सी क्लिप देखी और जैसे ही राजीव को अपनी मां के ठेले के पास टोकरी फेंकते देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसका मन चिल्ला उठा। उससे बड़ा झटका शायद ही कभी लगा हो। पर काव्या जानती थी कि उसका गुस्सा अंधेरी आग की तरह काम करेगा अगर वो अनियंत्रित हो जाए तो। उसने सांस रोकी, मन में ठाना कि जो सजा मिलनी चाहिए वो वैसी ही होगी जिससे दूसरे भी सीख लें। एक ही समय में शहर में ईशा अपने कार्यालय में बैठी थी। कमरे की खिड़कियों से शाम की रोशनी धीरे धीरे अंदर आ रही थी। उसने छोटे से फोन नोटिफिकेशन पर नजर डाली, एक वीडियो और नीचे लिखा संदेश। ईशा ने वीडियो देखा। उसकी मां सड़क पर असहाय खड़ी थी और इंस्पेक्टर अपनी वर्दी के घमंड में टिका हुआ था। फिर वो शांत हुई, पर उसके कदम ठंडे और निश्चित थे। उसने फोन उठाया और काव्या को कॉल कर दिया। दोनों बहनों के बीच कुछ ही लंबे शब्दों में बात हुई। एक ने अपनी बेबाकी जताई, दूसरी ने कानून का सहारा। मैं आ रही हूं, काव्या ने धीरे से कहा, लेकिन जिस सजा की चाहत है वो तुम्हारे तरीके से ही पूरी होनी चाहिए। मैं वही हूं दीदी, कानून के दायरे में रहकर ही मैं मां का बचाव करूंगी। मेरी ताकत हमारी मां का नाम नहीं, कानून को मुझे अधिकार देना होगा। ईशा ने उस दिन साधारण कपड़े पहने, अपने अधिकारी होने का प्रतीक छुपाया और थाने की ओर चली। उसका कदम हल्का नहीं था। हर कदम के साथ उसकी सोच गहरी होती जा रही थी। थाने में वहां का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। कुछ अफसर चाय के प्याले के साथ तमीज दिखा रहे थे और राजीव अपने साथी संदीप के साथ धौंस दिखा रहे थे। ईशा ने सामने जाकर कहा, मुझे शिकायत दर्ज करनी है। उसने बताया कि कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला के साथ वर्दी का गलत इस्तेमाल हुआ है। राजीव और संदीप ने पहले तो उसका मजाक उड़ाया, लेकिन ईशा जान चुकी थी कि अकेले आवाज नहीं बदलती, उसे प्रमाण चाहिए थे। अयान ने बाजार वालों से, दुकानदारों से और पास के सीसीटीवी कैमरों से फुटेज इकट्ठा कर ली। उस फुटेज में राजीव वही इंसान था जिसे अयान ने पहले देखा था। वो टोकरी के पास कुछ कर रहा था और जल्दी ही टोकरी गिराई गई। ईशा ने ठंडे दिमाग से एक योजना बनाई। उसने अपने भरोसेमंद सब इंस्पेक्टर विकास को बुलाया और कहा कि वो सिविल ड्रेस में एक जाल बिछाने जा रही है, न ये दिखने देना कि वो डीएसपी या एसपी है। विकास ने जिम्मेदारी ली और उन 2 घंटे के भीतर जिले के ऊंचे अधिकारियों को भी सूचना दे दी। ईशा ने बाजार में कुछ हफ्ते से काम करने वाले लोगों से मुलाकात की, उनका भरोसा जीता और धीरे धीरे सबूत जुटते गए।
जब बात फैलाने की बारी आई तो ईशा ने मीडिया में एक छोटी सी खबर छोड़ी कि फुटेज में अपराधी का चेहरा साफ आ गया है और पुलिस उसे पकड़ने ही वाली है। ये खबर गूंजते ही राजीव के साथ काम कर रहे कुछ लोगों के दिलों में डर घुस गया। राजनीतिक दबाव ने भी अपने रंग दिखा दिए। एक नाम बार बार सुना जा रहा था, गंगा प्रसाद यादव। वो शहर का प्रभावशाली नेता था जिसके इशारों पर कई अफसर नाचते थे। राजीव और संदीप अक्सर उसी के साथ देखे गए थे। गंगा प्रसाद ने पहले राजीव को भरोसा दिया, फिर चीजों के बिगड़ने पर खुद आगे आकर हिम्मत दिखाई कि सब ठीक कर दिया जाएगा। पर ईशा योजना के जाल में फंसे बिना नहीं रुकी। उसने और विकास ने मिलकर एक सुनसान जगह पर उन्हें बुलाया और वहां पुलिस टीम ने उन्हें घेर लिया। राजीव और संदीप जब बचने की कोशिश करने लगे तब उनके बीच डर की लकीरें उभर आईं। पकड़े जाने पर उन्होंने गंगा प्रसाद के बारे में सब कहा। फोन कॉल्स, शिकायतों को दबाने, झूठी रिपोर्टें बनवाने की बातें। गंगा प्रसाद ने सोचा था कि वर्दी और ताकत से वो सब कुछ टिकाए रख सकता है, पर कानून की चक्की बड़ी धीमी पर सघन पिसाई के बाद उसकी पोल खुल गई। सबूतों के सामने वो हक्का बक्का खड़ा रहा। शहर में उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। पुलिस ने कई सबूतों के साथ उसके खिलाफ केस दर्ज किया और राजीव और संदीप को निलंबित कर दिया गया। इस बीच मीडिया और जनता ने कमला की कहानी को अंगीकार कर लिया। जो एक मामूली घटना लग रही थी, वो व्यवस्था में पनप रहे भ्रष्टाचार के बीच पर चोट कर देने वाला बन गया। कई लोग आए, कुछ मदद करने, कुछ सिर्फ देखने। पर सबसे बड़ा असर तब हुआ जब कमला का नाम काव्या और ईशा के प्रयासों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर आने लगा। कमला को जल्दी ही बरी कर दिया गया। जेल से निकलकर जब वे अपने घर आईं तो उनकी आंखों में मिली हुई चमक कुछ अलग ही थी। आंसू, राहत और उस गर्व का मिला-जुला भाव जो हर माँ की आंखों में होता है जब उसकी बेटियां उसकी इज्जत लूटने वाले का सामना करती हैं और जीत कर लाती हैं। ईशा ने माँ को गले लगाया और कहा, माँ, अब तुम्हें अपने हाथों से आम बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जिम्मेदारी है कि तुम चैन से रहो। काव्या भी छुट्टी लेकर आईं और घर के आंगन में उन्होंने चाय की प्यालियां साथ पीं, हंसी विनोद किए। पर हर खुशी के बीच ईशा की आंखों में एक सजगता थी। ये समझ कि लड़ाई खत्म नहीं हुई, वो तो बस एक अध्याय था। गंगा प्रसाद ने हार मानने का ढोंग किया, पर उसके समर्थक कहीं गायब नहीं हुए थे। उसने कई बार धमकियां दी। उस रात फोन पर अज्ञात नंबर से आवाज आई, शहर में बहुत ऊपर मत उड़ो, जो तेरे नीचे हैं उसे मिटा देंगे। ईशा ने उस पर चिंता की पर दिखावा नहीं किया। उसने फिर से कानून के दायरे में काम करने की ठानी। न्याय पाने के बाद भी वे जानते थे कि समाज में परिवर्तन धीरे धीरे आता है। कमला ने अपने ठेले को वापस पाने का सोचा, पर बेटियों ने कहा, माँ, अब तुम आराम से रहो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। कमला ने हाथ जोड़े, पर फिर भी एक दिन उसने कहा, मेरे हाथ बेचने से नहीं थकते, पर तुम खाली बैठो मत, बाहर आओ, थोड़ी हवा खा लो। बेटियों ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है माँ, पर अब तुम सिर्फ अपने दामन में खुशियां सजाओ, मुश्किलों में नहीं उलझो। समय के साथ शहर में धीरे धीरे बदलाव आया। कुछ भ्रष्ट लोग पकड़े गए, कुछ भाग गए। पुलिस और प्रशासन में नई पॉलिसियां आईं। कमोबेश प्रशासनिक तौर पर पारदर्शिता को थामा गया। ईशा ने कई योजनाएं चलाईं, जहां बुजुर्गों की सुरक्षा, महिला सुरक्षा और बाजारों में व्यापारियों के अधिकार सुनिश्चित करने पर खास ध्यान दिया गया। काव्या ने स्थानीय स्कूलों में बच्चों को देशभक्ति और कर्तव्य की शिक्षा दी। उन्होंने युवाओं को बताया कि ताकत का इस्तेमाल समझदारी से और न्याय के लिए होना चाहिए। कमला की कहानी लोगों के बीच प्रेरणा बनकर फैल गई। कुछ दिनों के लिए बाजार में भीड़ ज्यादा हो गई। लोग उनके आम खरीदने आने लगे, पर अब वो पैसे के लिए नहीं, सम्मान दिखाने के लिए आते थे। कमला ने हंसकर कहा, अब मेरा काम लोग करने लगे हैं, पर जो खुशी है वो मेरे दिल में पहले जैसी ही बनी रहती है। एक शाम जब घर की बालकनी में चांदनी फैल रही थी और हवाओं में हल्की सी ठंडक थी, तीनों बैठकर चाय पी रहे थे। सूझबूझ भरी बातों के बीच काव्या ने कहा, हमने माँ की इज्जत वापस दिलाई, पर असल जीत तो ये है कि हमने ये दिखा दिया कि कानून का पालन करना किस कदर जरूरी है। ईशा ने सिर हिलाया और कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ किसी इंसान के खिलाफ नहीं थी, ये उस सोच के खिलाफ थी जो किसी को अपनी वर्दी की आड़ में अधिकार समझने देती है। कमला ने बच्चों की ओर देखकर कहा, अब मुझे डर नहीं, मुझे भरोसा है तुम सही करोगी। पर जिंदगी में हमेशा याद रखना, ताकत हमेशा प्यार और संयम के साथ होनी चाहिए। समाप्त होते हुए उनकी कहानी शहर में एक मिसाल बन गई। न सिर्फ इसलिए कि एक निर्बल मां को न्याय मिला, बल्कि इसलिए भी कि दो बेटियां अपनी अपनी जगहों से उठकर सही रास्ते से चलकर सिस्टम को बदलने की कोशिश में लगी रहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब व्यक्तिगत हिम्मत और संस्थागत ईमानदारी मिलते हैं, तब बड़ा बदलाव संभव है। रात गहराने लगी। कमला की हंसी की आवाज उन घरों तक पहुंची जहां उठी हुई बातें ठहरकर सोचने लगी कि कब वो नई सुबह आएगी। और उस नई सुबह में बाजारों में फिर से आमों की मीठी खुशबू फैली, पर इस बार उस खुशबू में एक नया स्वाद मिला, न्याय और उम्मीद का।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको कमला देवी की बेटी का कौन सा कदम सबसे प्रेरणादायक लगा। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे।